मैं डॉक्टर द्वारका। दोस्तों, एक लंबे अरसे के बाद, लगभग 2 सप्ताह के बाद मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। किसी निजी कारणों के चलते नहीं उपस्थित हो पाया। आपसे माफी चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप पहले जैसा ही प्यार, स्नेह और सहयोग मुझे देंगे। दोस्तों, आज हम एक नई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में बात करने जा रहे हैं। बहुत एक डिफरेंट है, गंभीर किस्म का है। आपको जानना चाहिए, शेयर करना चाहिए और इसके सिम्टम्स की पूरी जानकारी देखनी चाहिए, कॉजेज और इसके ट्रीटमेंट के बारे में भी पूरा जानना चाहिए और इसको शेयर करना चाहिए। हमारे आसपास हमें ऐसे एग्जाम्पल देखने सुनने को मिलते हैं कि हमें इस टॉपिक के बारे में जरूर जानना चाहिए। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में। ये नाम जो है ब्यूलर ने दिया था। वो एक मनोवैज्ञानिक थे और उन्होंने ब्यूलर 2 वर्ड्स को ध्यान में रखकर ये नाम बनाया था। पहला जो था वो स्किज़िन था, जो स्किज़िन से मतलब होता है अलग हो जाना, और फ्रेन से मतलब होता है माइंड से अलग हो जाना। तो कोई भी व्यक्ति जो माइंड से अलग हो जाता है, बिल्कुल मतलब आप उसे देखिए कि वो उसमें कहाँ माइंड का कोई भी एक्टिविटी नहीं होती, तो उसको स्किज़ोफ्रेनिया वाले हर कंडीशंस में वो चला जाता है। अब स्किज़ोफ्रेनिया में क्या होता है कि बहुत सारी मानसिक विकृतियां जो है एक साथ कलेक्टिवली उपस्थित हो जाती हैं। उसमें क्या क्या होता है दोस्तों? उसमें सबसे पहले होता है कि उसका जो है चिंतन बिगड़ जाता है, विकृत चिंतन पाया जाता है, अतार्किक जो है उसमें विचार आते हैं, इलॉजिकल थॉट्स उसमें आते हैं। उसका परसेप्शन दोषपूर्ण हो जाता है, वो देखने का सुनने का, किसी के बारे में भाव रखने का सब बिगड़ जाता है। ठीक है। इसके बाद उसमें जो फोर्थ कंडीशन है, उसकी जो साइकोमोटर एक्टिविटी है उसमें डिस्टर्बेंस आ जाता है, या वो बिगड़ जाती है, या उसके बारे में अलग तरह की जो है उसमें स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो दोस्तों, ये इनको कलेक्टिवली स्किज़ोफ्रेनिया कहा गया है। अब अगर हम बात करें कि ये जो है क्या कैसे कैसे होता है, तो डिटेल में हम जब जाते हैं तो ये बीमारी जनरली, ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जनरली 18-19 से लेकर के 25-30 की आयु के बीच में होता है। लिंग के आधार पर देखें तो महिलाओं में ये 25 के बाद होता है, पुरुषों में 25 के पहले ही प्रारंभ होने की संभावना रहती है। अगर हम आर्थिक आधार पर देखें तो ये गरीबों में 8 गुना अधिक होती है। सोचिए आप, गरीबों में ये बीमारी ज्यादा क्यों होती है? इसका भी एक रीजन है कि भाई ये बीमारी होने के क्या रीजन है, हम डिटेल में देखते हैं। अब इसके सिम्टम्स क्या क्या है दोस्तों? चूंकि इसमें व्यक्ति इमेजिनेटिव वर्ल्ड में चला जाता है, पूरी तरह से वास्तविक दुनिया से कट जाता है। इस बीमारी के जो सिम्टम्स हैं, अतार्किक विचार हो गए, विकृत चिंतन हो गया, दोषपूर्ण परसेप्शन हो गया, तो वो ये मानिए कि वो व्यक्ति वास्तविकता से परे चला गया। उसका दिमाग केवल और केवल हट गया इन चीजों से। वो कल्पना लोक में रहता है, विचरण करता है वहां। उसकी हर बातचीत, उसकी हर एक्टिविटी और उसकी हर हरकत में ऐसा लगता है कि वो कल्पना लोक में जी रहा है। तो दोस्तों, इसमें 3 तरह के जो है सिम्टम्स पाए जाते हैं: पॉजिटिव सिम्टम्स, नेगेटिव सिम्टम्स और साइकोमोटर सिम्टम्स। जहां तक हम पॉजिटिव सिम्टम्स की बात करें तो डिल्यूजन इसमें मेन सिम्टम्स होता है। डिल्यूजन मतलब झूठे विश्वास। झूठे विश्वास 3-4 तरह के होते हैं। पहला जो डिल्यूजन ऑफ जो है पाया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट जो पाया जाता है वो है तो होता है डिल्यूजन ऑफ प्रोसिक्यूशन, यानी कि दंड का जो है विश्वास, झूठा विश्वास। तो इसमें क्या होता है कि व्यक्ति को या पेशेंट को ये लगने लगता है कि मेरे जो आसपास के लोग हैं वो मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं, मुझे डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे मारने की साजिश कर रहे हैं। तो वो इस तरह के झूठे विश्वास उसके दिमाग में होता रहता है, जबकि उसमें सत्यता ऐसी कुछ भी नहीं होती है। दूसरा जो डिल्यूजन है वो है डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। इस डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस में पेशेंट को ये लगता है कि ये जो मेरे सामने खड़ा व्यक्ति हैं, ये जो 2 लोग खड़े हैं, ये मेरे बारे में विचार करे जा रहे हैं और मुझे मेरे बारे में नेगेटिव थॉट रख रहे हैं, मेरे बारे में नेगेटिव बातें कर रहे हैं, मुझे किसी न किसी तरह से नुकसान पहुंचाएंगे। तो ये डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस है। थर्ड जो आता है डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। तो ग्रैंडियोसिटी में क्या होता है, व्यक्ति को ये लगता है कि मैं तो बहुत ही महान हूं, मैं तो महान राजनीतिक, धार्मिक और बहुत ही हर कला में निपुण व्यक्ति हूं और मेरी बात तो सबको माननी चाहिए। जो नहीं मानते हैं वो तो मूर्ख है, मैं बड़ा ज्ञानी हूं। तो इस तरह का उसको ग्रैंडियोसिटी का एहसास होता है। और फोर्थ जो है वो होता है डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल। इसमें व्यक्ति को उसके जो भाव होते हैं, ध्यान होता है, उसका जो जिस तरह की भी उसकी जो कॉम्बिनेशंस, जो प्रक्रियाएं हैं, उनमें उसका कंट्रोल नहीं रहता है। यानी कि वो ऐसी हरकतें करने लगता है कि जिसमें उसको ये लगता है कि वो गाड़ी तेज चलाने लगता है, तो उसको लगता है कि वो गाड़ी तेज नहीं चला रहा, कोई चला रहा है। वो चिल्ला रहा है तो वो नहीं चिल्ला रहा, कोई उससे चिल्ला रहा है।
यानी कि वो ये एक सुपरनेचुरल कंडीशन सामने वाले के लिए पैदा कर देता है। वो अकेले में बहुत तेजी तेजी से बोलने लग जाता है, बहुत तेजी से गाड़ी भी चलाने लग जाता है, बहुत अलग अलग तरीके की एक्टिविटी करने लगता है। तो ये होता है डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल में। तो ये 4 तरह के जो है डिल्यूजन पाए जाते हैं। इसके बाद उसमें पाया जाता है हेलुसिनेशंस। हेलुसिनेशंस दोस्तों अपने आप में, अगर हम हेलुसिनेशंस की बात करें तो हेलुसिनेशंस होता है विभ्रम। विभ्रम की स्थिति में व्यक्ति क्या होता है कि जो उसके सामने कोई चीज नहीं भी होती है उसका उसको एहसास होने लगता है, यानी कि बिना स्टिमुलस के भी व्यक्ति को स्टिमुलस का दिखाई देना, एक्टिव और उसके वैसे ही रिएक्शन करना एक तरह का हेलुसिनेशंस की प्रक्रिया कहलाती है या हेलुसिनेशंस कहलाता है। तो इसमें जनरली ऑडिटरी हेलुसिनेशंस होते हैं। आपने देखा होगा गांव में और बल्कि कई बार तो शहरों में भी ऐसा होता है कि व्यक्ति बोलता है कि मुझे फला का आदेश हुआ है, माता का आदेश हुआ है कि तुमको ऐसा करना चाहिए, तुमको तब तुम ठीक रहोगे। तो ये होता है हेलुसिनेशंस, विभ्रम, यानी कि उसको कुछ नहीं दिख रहा फिर भी वो उसको ऑडिटरी हो रहा है, ऑडिटरी हेलुसिनेशंस हो रहा है। उसको लग रहा है कि उसको गॉड से कोई आदेश मिल रहा है जो सामने वाले तक डिलीवर करना है और सामने वाले को मानना भी है। तो सामने वाला अगर ऐसा कर रहा होता है, सुन रहा होता है, देख रहा होता है कि भाई इसमें तो पता नहीं कोई देवी शक्ति आ रही है, कोई तांत्रिकीय विद्या इसके पास है, कोई ऐसी सुपरनेचुरल पावर इसके पास है, तो वो सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है। और हमारे यहाँ पर साइकोलॉजिकली थोड़ी सी जो है कंडीशन ऐसी है कि लोग पूरी तरह अवेयर नहीं है। तो अवेयर नहीं होने की वजह से उस सुपरनेचुरल चीज को ही सच मान करके उसमें बिलीव करने लगते हैं और उस तरह के जो है एक्शंस करने लग जाते हैं, उस तरह की क्रियाविधि में लिप्त होने लगते हैं। तो ये होता है हेलुसिनेशंस। तो इसमें जो है ये बड़े इंटरेस्टिंग है, आप समझिएगा कि जब ऑडिटरी हेलुसिनेशंस होता है तो व्यक्ति को कुछ ना कुछ सुनाई देता है, सामने वाले को लगता है कि ये किसी से बात कर रहा है, सामने वाला इसको आदेश दे रहा है और पता नहीं वो हमारे लिए दे रहा है, तो हमें मानना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों और भी इसमें हेलुसिनेशंस पाए जाते हैं, जिसमें जो है स्पर्श का जो है हेलुसिनेशंस होता है। स्पर्श के हेलुसिनेशंस में कोई स्टिमुलस नहीं होता है, त्वचा पर व्यक्ति को कुछ भी रेंगने, कीड़े मकोड़े रेंगने की एहसास हो सकता है, जलन का एहसास हो सकता है, विद्युत आघात, इलेक्ट्रिक शॉक जैसी वो प्रतिक्रिया दे सकता है। दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि वो प्रतिक्रिया दे सकता है कि मुझे इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा है, मेरे ऊपर कुछ चल रहा है, तो उसको ऐसा लगता है। और देही जो विभ्रम होता है उसमें लगता है उसके अंदर कोई अंग बदल रहा है, उसके अंदर कोई ना कोई अंग अपनी सिचुएशन बदल रहा है। तो ये दैहिक है। घ्राण में उसको ऐसी ऐसी गंध आने लगती है कि घ्राण विभ्रम में कि वो उसको सूंघने के लिए वो दौड़ा दौड़ा फिरता है, इधर उधर भागने लगता है। तो ये इस तरह उसमें 3-4 तरह के जो है हेलुसिनेशंस पाए जाते हैं, यानी कि उसको स्पर्श का हो सकता है, ऑडिटरी हो सकता है, देखने का हो सकता है। देखने में वो ऐसी चीजें देखने लगता है जो बिल्कुल उसके सामने नहीं है, कुछ भी उसके सामने नहीं है, पर वो ऐसा लगता है कि ये उसके सामने है। तीसरे आदमी को ऐसा लगता है कि यार ये इसके सामने है, वो बातें करता है, वो सुनता है, वो जवाब देता है, वो डिलीवर करता है उन चीजों को, तो सामने वाला भी कंफ्यूज हो जाता है। तो ये हेलुसिनेशंस का एक इसमें बहुत बड़ा रोल है। थर्ड जो है डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग और स्पीच होती है। जब डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग होती है तो पेशेंट एक थॉट से दूसरे थॉट पर इतनी तेजी से शिफ्टिंग करता है, भागता है, विचारों में भागता है, दौड़ भागता है कि सामने वाला उसका उपयुक्त आंसर ही नहीं ले पाता कि ये कहना क्या चाह रहा है, इसका उपयुक्त जवाब क्या है, पहले क्या बात करता अब क्या बात कर रहा है। तो उसमें जो है ये स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसे ही स्पीच में हो जाती है कि वो जवाब देने में भी उसकी जो है स्थितियां बदल जाती हैं, उसमें उसकी स्थिति डिफरेंट हो जाती है। तो ये इस तरह की स्थिति उसमें हो जाती है। अब हम बात करते हैं इनअप्रोप्रिएट अफेक्ट्स में। तो इनअप्रोप्रिएट अफेक्ट्स जो है ये भी पॉजिटिव सिम्टम्स में पाया जाने वाला सिम्टम है। इसमें क्या होता है कि जैसी स्थिति होती है व्यक्ति उसके विपरीत जो है अपने इमोशंस देने लगता है, यानी कि स्थिति है खुशी की लेकिन सामने वाला रो रहा है। आपने बहुत सी जगह देखा होगा, सुना होगा कि यार वो उसके पास बहुत पैसा है फिर भी वो लगातार रोए जा रहा है। तो ये इनअप्रोप्रिएट अफेक्ट्स कहलाते हैं। जैसे कोई एक्सपायर हो गया लेकिन सामने वाला हंसे जा रहा है, यानी कि उसको वो अपने इमोशन के विपरीत रिएक्शन देता है। तो इन सबको इनअप्रोप्रिएट अफेक्ट्स में रखा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं नेगेटिव सिम्टम्स की। दोस्तों जब इस तरह स्किज़ोफ्रेनिया में नेगेटिव सिम्टम्स पाए जाते हैं तो हम देख सकते हैं कि जो उसकी बोलने की क्षमता है वो कम हो जाती है, न के बराबर बोलता है, कभी कभी तो वो बोलता ही नहीं। तो इस तरह की स्थिति उसमें पाई जाती है।
इसके अलावा उसके जो थॉट होते हैं, जो इमोशंस होते हैं, वो भौंतरे किस्म के हो जाते हैं, मतलब वो अलग तरह की रिएक्शन देता है, भावहीन हो जाता है, मतलब कोई भाव नहीं होता है, मूर्ति की तरह स्तब्ध हो जाता है, पड़ा रहता है, एक जगह जड़वत हो जाता है। तो इस तरह के सिम्टम्स उसमें पाए जाते हैं। और अब हम बात करें कि उसमें जो है थर्ड सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो उसमें और क्या पाया जाता है, तो उसमें ये देखा जा सकता है दोस्तों कि जो थर्ड सिम्टम्स है वो साइकोमोटर सिम्टम्स में उसमें पाया जा सकता है। कुछ चीजें ऐसी हैं बहुत ज्यादा लेंदी हैं, टॉपिक्स ऐसे हैं, पर बीमारी बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसके सिम्टम्स बड़े इंपॉर्टेंट है, आपको समझना चाहिए और इस टॉपिक को बड़ी गहनता के साथ विचार करते हुए, सोचते हुए, ये इनके जो सिम्टम्स मैं बता रहा हूं उनके बारे में सोचना चाहिए और ये देखना चाहिए कि हमारे आसपास के माहौल में अगर कोई है तो हम उसको किस कैटेगरी में रखें और या उसे तुरंत दिखाएं या ना दिखाएं, तो क्या स्थिति रहती है। तो इसके बाद उसमें साइकोमोटर जो है थर्ड, मैंने पॉजिटिव सिम्टम्स बताए, मैंने नेगेटिव सिम्टम्स बताए, मैं साइकोमोटर सिम्टम्स में बताता हूं। तो साइकोमोटर सिम्टम्स में जो उसकी जितनी भी मोटर एक्टिविटी है बॉडी की, वो उसमें बहुत सारे डिस्टर्बेंस डेवलप हो जाते हैं। यानी कि वो गाड़ी बहुत तेज चला रहा होता है तो वो दिखता है कि वो नहीं चला रहा, कोई उसे चलवा रहा है, वो चिल्ला रहा होता है तो उसको लगता है कि वो कुछ नहीं कर रहा, अगला कोई और थर्ड जो है कोई और जो है उससे ऐसा करवा रहा है, तो ये स्थिति उसमें हो जाती है। अब हम बात करते हैं इसकी कॉजेज ऑफ सिजोफ्रेनिया की। एक और चीज जो मैं साइकोमोटर एक्टिविटी में बताना चाहूंगा दोस्तों, एक सबसे बड़ी बात, इस स्किज़ोफ्रेनिया में साइकोमोटर जो सिम्टम्स होता है उसमें अगर व्यक्ति को, अगर वो एडमिट है, हॉस्पिटलाइज है और अगर उसको नर्सिंग स्टाफ हाथ खड़े करके रख के चला जाए तो चाहे फिर वो 2 घंटे में आए वो हाथ खड़ा हुआ ही मिलेगा, लेटा हुआ छोड़ जाए तो वो लेटा हुआ ही मिलेगा, अपनी पोजीशन नहीं बदलेगा। तो ये साइकोमोटर जो है डिस्टर्बेंस है, अपने आप में डिफरेंट है, तो ये बड़ा नोट करने वाला सिम्टम है, इसे ध्यान रखिएगा आप। तो इसकी कॉजेस क्या क्या है, जहां तक हम कॉजेस की बात करेंगे तो बायोलॉजिकल कॉजेस आएंगे, साइकोलॉजिकल कॉजेस आएंगे और सोशियो कल्चरल जो है कॉजेस आएंगे। तो बायोलॉजिकल कॉजेस में दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि जीन जो होते हैं या जो डीएनए में जो जीन पाए जाते हैं वो इस प्रॉब्लम को एक जो है जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो है ट्रांसफर करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, यानी कि ये वंशानुगत बीमारी है, ओवरऑल क्या नाम है चाह रहा हूं। इसके अलावा ट्विंस में भी ये पाई जा सकती है, एक में है तो दूसरे होने में चांस रह जाते हैं। दत्तक पुत्र अगर कोई हो, बाहर से भी अगर किसी ने बच्चा गोद लिया हो, लेकिन अगर पेरेंट्स में है तो वो जो माहौल देखता है पेरेंट्स में स्किज़ोफ्रेनिया का, वो धीरे धीरे बच्चे में आने लगता है और ये बीमारी उसमें होने के चांसेस रहते हैं। हो ये जरूरी नहीं है, पर संभावनाएं हो जाती हैं। इसके अलावा बायोलॉजिकल जो फैक्टर्स हैं उसमें और दूसरे जो रीजन है उनमें एक रीजन ये भी है कि अगर ब्रेन में जो है डोपामाइन और सेरोटोनिन की उनका जो लेवल है वो अगर कम या अधिक होता है या इम्बैलेंस होता है तो भी इस डिजीज के या इस डिसऑर्डर के डिसऑर्डर होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर ब्रेन के स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, आम जो ब्रेन जनरली कम ब्रेन ऐसे होते हैं जिनमें इस तरह के स्ट्रक्चरों में डिफरेंस पाया जाता है, जैसे वेंट्रिकल पार्ट बड़ा हो जाए ब्रेन का, तो बड़ा हो जाए तो भी जो है ये स्किज़ोफ्रेनिया होने के चांसेस रहते हैं। अगर सेरेब्रम, क्रेनियम और ये छोटे हो जाएं तो भी ये स्किज़ोफ्रेनिया होने के चांसेस रहते हैं। तो ये है बायोलॉजिकल रीजंस। अब हम आते हैं इसके साइकोलॉजिकल रीजंस में। तो दोस्तों साइकोलॉजिकल रीजंस में सबसे पहला ये आता है कि जो माता पिता है अगर उनको वहां कठोर अनुशासन होता है, माता पिता कठोर तरह पेश आते हैं बच्चों के प्रति, अनुशासनात्मक रूप से ले लीजिए या किसी और वजह से ले लीजिए, साइकोलॉजिकल रीजंस भी हो सकते हैं, फैमिलियर रीजंस भी हो सकते हैं, पर वो कठोर रूप से पेश आते हैं तो बच्चे रिग्रेस हो जाते हैं, प्रतिगमित हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनमें क्या होता है, ईगो डेवलप होने लगता है। जब ईगो डेवलप होने लगता है तो उनमें डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडिसिटी होने लगती है, और जब डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडिसिटी होती है तो धीरे धीरे वो कंप्लीटली स्किज़ोफ्रेनिया में जो है बदल जाता है या उसमें तब्दील हो जाती है। तो ये एक जो है कारण होता है। दूसरा एक कारण होता है कि मदर का क्या रोल है, माँ का क्या रोल है। तो दोस्तों इस स्किज़ोफ्रेनिया में अगर माँ में अगर प्रॉब्लम है
तो वो बच्चों को बाहर से या बाहर की दुनिया को ऐसा लगेगा कि ये बच्चों के प्रति बहुत रेस्पॉन्सिबल है, बहुत ध्यान देने वाली है। हकीकत में ऐसा नहीं होता है, बड़ी कठोर स्वभाव से होती हैं वो बच्चों के प्रति बहुत कठोर होती हैं, ध्यान नहीं देने वाली होती हैं। तो वो भी एक कारण स्किज़ोफ्रेनिया के होने का एक कारण बनता है। तीसरा, फैमिली लेवल पर क्या है, अगर फैमिली लेवल में जैसे जो है वैवाहिक फूट है, विषमता है। वैवाहिक फूट में क्या होता है कि बच्चा जो है ये देखता है कि मेरे माँ बाप में किसी एक को प्रॉब्लम है, तो उन दोनों में बहुत ज़्यादा इस तरह की कंपटीशन सा हो जाता है कि बच्चे का ध्यान कौन अट्रैक्ट करेगा। तो उस कंडीशन में बच्चा जो है बड़ा संघर्ष, मानसिक संघर्ष उस बच्चे में होता है, और यही मानसिक संघर्ष हो सकता है बच्चे में स्किज़ोफ्रेनिया का रीजन बने। ऐसे विषमता का जो होता है कि थोड़ी बहुत विषमता अगर पारिवारिक या माँ बाप के वैवाहिक जीवन में होती है तो धीरे धीरे क्या है कि ये स्किज़ोफ्रेनिया का कारण बन जाती है। तो ये होते हैं जो साइकोलॉजिकल रीजंस। तीसरा, अगर हम बात करें कि इसमें सोशियो कल्चरल, हाँ बिल्कुल सोशियो कल्चरल इफेक्ट आता है कि व्यक्ति का पैसा कैसा है, पेशा, नौकरी या जॉब जो भी है वो किस तरह का है, उसकी सामाजिक प्रत्याशाएं कैसी हैं, उसका पारिवारिक महत्वता उसके प्रति कैसी है, लोग उसके प्रति कैसे रिएक्शन देते हैं, अनुक्रिया, मतलब वो क्या करता है जॉब में, घर पे, परिवार में लोग उसके प्रति कैसी रिएक्शन, अनुक्रिया कैसी देती है या प्रतिक्रिया उसको कैसी मिलती है, वो भी एक रीजन बन जाता है स्किज़ोफ्रेनिया होने का। तो हमें और ये देखना पड़ता है कि इसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट पर। तो दोस्तों, ट्रीटमेंट्स की अगर हम बात करें तो जो सीरियस पेशेंट होते हैं उनको एंटीसाइकोटिक ड्रग दिया जाता है, तो उनकी वजह से वो ठीक होते हैं, धीरे धीरे उनकी इफेक्ट जो है प्रभाव कम होने लगते हैं। इसके अलावा इसमें साइकोथेरेपी दी जाती है, साइकोथेरेपी में इंसाइट थेरेपी दी जाती है। इंसाइट थेरेपी में जो पेशेंट जो डॉक्टर साइकेट्रिस्ट होता है वो रोगी के एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है, ताकि रोगी जो है उसको हर प्रॉब्लम शेयर करता है, हर बात बताने की पूरी कोशिश करता है, तो उसमें वो ठीक होने के चांसेस बनता है। रोगी के साथ वो मित्रतापूर्वक विचार करता है, व्यवहार करता है, तो रोगी उस प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी ठीक होने की स्थिति में आता है। इसके अलावा उसमें उसको जो है इंसाइट के अलावा फैमिली थेरेपी दी जा सकती है। फैमिली में बच्चों को, परिवार को और लोगों को ये सिखाया जाता है कि आपको इस पेशेंट के लिए किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, किस तरह उसके साथ बर्ताव करना चाहिए। इसके लिए भी फैमिली को भी ट्रेंड किया जाता है, और उसको तो ट्रेंड करना ही होता है पेशेंट को तो, लेकिन फैमिली को भी ट्रेंड किया जाता है। तो ये इस तरह की फैमिली थेरेपी दी जाती है। और इसका जो थर्ड जो ट्रीटमेंट है वो ये है कि इसको कम्युनिटी अप्रोच भी दिया जाना चाहिए। जनरली होता क्या है कि इस तरह के जो गंभीर किस्म के जो पेशेंट होते हैं इनको किसी न किसी हॉस्पिटलाइजेशन की स्थिति में लोग ले जाके घर से परेशान होके और वहाँ करा देते हैं, जो कि एक लंबे अरसे के लिए ठीक नहीं होता है। पेशेंट, ये डिसऑर्डर जरूर गंभीर है, पर ये इनका इस तरह ट्रीटमेंट किया जाए ये जरूरी नहीं है। तो एक साइकेट्रिस्ट की उपस्थिति में और साइकोलॉजिस्ट की प्रेजेंस में उनका देखा जाना चाहिए। और उसके बाद बहुत से देशों में, बाहर के कंट्रीज में ऐसी सुविधाएं हैं कि उनको उस माहौल से, हॉस्पिटलाइजेशन से निकाल करके उनको कम्युनिटी अप्रोच दिया जाता है, जिसमें क्या होता है कि उनको उस जो हॉस्पिटल का जो बिल्कुल हॉस्पिटलाइजेशन करने के समय जो वातावरण होता है, डॉक्टर्स आते हैं और पेशेंट भी होते हैं, चीखने चिल्लाने वाले होते हैं, तो उस वातावरण से उसको निकाला जाता है और उसको कम्युनिटी में रखा जाता है, जहां पर उसको ट्रीटमेंट भी दिया जाता है, जहां पर उसको व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है, जीवन से को व्यवहारिकता के साथ जीने के तरीके बताए जाते हैं। तो उस तरह उसके ठीक होने के चांसेस रहते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों, ये बीमारी अपने आप में गंभीर बीमारी है, इसके बारे में आप अवेयर रहिए, सचेत रहिए। जिस किसी को भी सिम्टम्स ऐसे हैं, आप मेरे वीडियो को पूरा दोबारा देख सकते हैं, सुन सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इसके बारे में जान सकते हैं। और अगर फिर भी अगर आपको जानना है तो आप कमेंट करिए, मेरी जितनी भी क्षमता होगी मैं दोस्तों आपके लिए हाजिर हूं, और आपसे उम्मीद करूंगा कि आप मेरे इस वीडियो को शेयर करेंगे, इस जानकारी को शेयर करेंगे। सबसे बड़ी हमारी ड्यूटीज क्या बनती है, मॉरल ड्यूटी क्या बनती है कि हम हमारे वीडियो को दूसरों तक शेयर करें। साइकोलॉजिकल जानकारी जितनी भी है वो दूसरों तक, सब लोगों तक, दूर दूर तक जाए और उसका फायदा दूर दूर तक लोगों को पता लगे कि कोई ऐसी बीमारी भी है, और अगर बीमारी है तो उसके कारण क्या है, उसके लक्षण क्या है और उसके उपचार क्या है। और दोस्तों, YouTube हमें एक ऐसा माध्यम देता है जहां आज हमें बहुत कुछ जानने और सीखने को मिलता है। तो हमें इसके प्रति भी एक हमारी ड्यूटी है कि हम क्या
हम हमारे सब्जेक्ट के बारे में कितनी जानकारी रखते हैं और हमारी जानकारी को कौन सा एक माध्यम है जो दूर दूर तक लोगों तक पहुंचा रहा है। तो मैं आप लोगों का भी धन्यवाद देता हूं, इस माध्यम को भी धन्यवाद देता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप पुनः मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।